हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो करंट का टॉपिक है और वो टॉपिक है फ्लड इन असम। असम में बाढ़, जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों न्यूज़पेपर्स में भी आप पढ़ रहे होंगे कि असम जो है वो बुरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित है। और ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बहुत से इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल आ चुका है, तो उस लिहाज से टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे सिलेबस से लिंक्ड है। तो आरएस का जो पेपर सेकंड है वहाँ पर जो यूनिट 3 है ज्योग्राफी, उसमें हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर अगर हम आईएएस की बात करें तो आईएएस में भी जो जीएस पेपर 3 है वहाँ पर हम एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उससे भी ये टॉपिक डायरेक्टली लिंक्ड है। अब हम चलो ये टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे कि असम के अंदर जो हर साल बाढ़ आती है उसका मेजर कॉज क्या है, किस नदी की वजह से बाढ़ आती है, और उस नदी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानेंगे। असम में जो बाढ़ आती है वो एक तरीके का एनुअल इवेंट है, हर साल होने वाला इवेंट है, और ये मई से लेकर के अगस्त के बीच में होता है जब मॉनसून सीज़न रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं किस रिवर की वजह से ऐसा होता है, किस नदी की वजह से असम में बाढ़ आती है। तो असम में बाढ़ का मुख्य कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इंडिया में, भारत में किस तरफ बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बह रही है। ये जो रिवर है ये इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बह रही है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर। और इस रिवर की लेंथ कितनी है, तो इस रिवर की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर्स, 2900 किलोमीटर इस रिवर की लंबाई है। उसके अलावा ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आंगसी और यारलोंग ग्लेशियर से। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये रिवर बहते हुए आकर के गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये रिवर आकर के गिरती है। ये भारत में एक साथ जल लाने, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जल लाने वाली रिवर भी है। अब हम देखते हैं कि इसका कैचमेंट एरिया कितना है। इसका टोटल कैचमेंट एरिया है 5.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। और इंडिया में इसका कैचमेंट एरिया कितना है, इंडिया में इसका कैचमेंट एरिया है 1.94 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके अलावा इस नदी के कुछ और नाम भी हैं। तो इसका एक नाम है यारलुंग जांगपो। यारलुंग जांगपो, इस नदी को तिब्बत में कहा जाता है। इस रिवर का एक और नाम है वो है दिहांग। और इस रिवर को, इस नदी को जमुना भी कहा जाता है। इस नदी को जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है। अब हम और कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो रिवर है ये किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो ये रिवर, ये नदी तिब्बत से, इसका उद्गम होने के बाद चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर इंडिया में आती है ये। और उसके बाद इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम से बहने के बाद ये यहाँ पर भूटान से भी पास होती है और फिर बांग्लादेश के अंदर आती है। बांग्लादेश में आने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में आकर के गिरती है। अब इस रिवर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस नदी से रिलेटेड, वो है कि इस नदी के कोर्स में, इस नदी के बेसिन क्षेत्र में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली। माजुली इस रिवर के कोर्स के अंदर सिचुएटेड आइलैंड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इस रिवर के बेसिन क्षेत्र में असम के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स इस रिवर बेसिन के अंदर सिचुएटेड हैं। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे असम के अंदर सिचुएटेड नेशनल पार्क्स के ऊपर, क्योंकि अभी बाढ़ असम में आई हुई है, तो इन राष्ट्रीय उद्यानों पर भी उस बाढ़ का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है वो है डिब्रू शिखाओ। ये जो डिब्रू शिखाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये डिब्रूगढ़ ज़िले में स्थित है। फिर जो दूसरा यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामेरी। नामेरी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सोनितपुर ज़िले के अंदर स्थित है असम में।
फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो राइनोसॉरस के लिए फेमस है। यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है ये असम में गोलाघाटा और नागौन ज़िले में स्थित है। फिर यहाँ जो चौथा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क जो है वो दरांग और सोनितपुर ज़िले के अंदर स्थित है। फिर यहाँ पर जो पांचवा नेशनल पार्क है, पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है वो है मानस। मानस नेशनल पार्क कई सारे ज़िलों में इसका विस्तार है। अब ये यहाँ असम के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हमको पता होनी चाहिए कि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों ही यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। और इस समय बाढ़ के समय जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पर बाढ़ के प्राकृतिक कारण जो हैं वो क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ग्लेशियर से तिब्बत में उत्पन्न होती है और उसके बाद वो हिमालय से पैरेलल बहते हुए यहाँ नामचा बेरवा पर्वत है, वहाँ से यू टर्न लेते हुए गॉर्ज के थ्रू भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। तो ये जितनी भी नीले कलर की आप यहाँ पर नदियाँ देख रहे हैं ये इसकी सारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं, क्योंकि ये जो रिवर है ये इस तरीके से बह रही है। तो यहाँ इस तरफ वाली जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो सब राइट हैंड हैं और जो लाल कलर की आपको दिख रही है ये लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी इसकी इम्पॉर्टेंट राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो इसकी पहली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है वो सहायक नदी जो है वो है सुभानश्री। ये सुभानश्री नदी जो है ये इसका उद्गम हिमालय से होता है और हिमालय से उद्गम होने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिलती है। फिर दूसरी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, दूसरी जो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो है कामेंग। कामेंग का उद्गम भी हिमालय से होता है और हिमालय से उद्गम होने के बाद ये भी अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के असम में मिलती है। उसके बाद जो इसकी तीसरी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है राइट हैंड साइड में वो है बेकी। अब जो बेकी है इसका उद्गम हिमालय से होता है और ये भूटान में बहते हुए असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। फिर आगे इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है मानस। मानस भी असम के अंदर आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है, भूटान से इसका उद्गम होता है भूटान में। फिर है गदाधर शंकोश। गदाधर शंकोश का उद्गम भी हिमालय पर्वत से होता है और भूटान में बहने के बाद ये असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। फिर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है इम्पॉर्टेंट, वो है टेस्टा। टेस्टा जो है इसका जो ओरिजिनेट होती है सिक्किम में हिमालयन रीजन से और फिर ये बहती है बांग्लादेश में, भारत में बहते हुए बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ पर मिलती है। तो ये जो सारी रिवर्स हैं ये ब्रह्मपुत्र की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अब हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़। ये रेड कलर की सारी लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ में पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो है दिबांग, लोहित, फिर है दिहिंग, धनश्री और फिर है कोपिली। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की इम्पॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। अब ये जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये पूरा जो असम का जो रीजन है ये मैदानी क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र जो है ये पर्वतों से घिरा हुआ है। तो ये जो ज़्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनका उद्गम पर्वत क्षेत्र से हो रहा है और ये पर्वत से बहते हुए ब्रह्मपुत्र में मैदानी क्षेत्र में आकर के मिल रही है। आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। तो ये देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र का कोर्स है ये पूरा ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इस तरीके से यहाँ पर बह रही है असम में और ये पूरा जो रीजन है पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है। और आपने जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा था सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये आकर के यहाँ पर इस प्लेन में ब्रह्मपुत्र का प्लेन भी जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र उसमें आकर के ये गिरती हैं। तो जब ये सहायक नदियाँ इतनी ऊंचाई से पर्वतों से इनका उद्गम होने के बाद इस प्लेन में आकर के गिरती है तो ये बहुत ही बड़े अमाउंट के अंदर क्या करती है, इरोजन करती है। ये बहुत बड़े अमाउंट के अंदर अपरदन करती है।
और बहुत भारी मात्रा में अपने साथ लेकर के आती है सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स जब आकर के ब्रह्मपुत्र के अंदर गिरते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्रह्मपुत्र के अंदर जो जल स्तर है उसको बढ़ा देते हैं। तो मॉनसून के दिनों में जब बहुत भारी वर्षा हो रही होती है तो उस वजह से तो नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ होता ही है। इन अवसादों की वजह से और नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वहाँ पर तीव्र बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा और क्या प्राकृतिक कारण है असम में बाढ़ का? तो दूसरा प्राकृतिक कारण ये है कि ये जो पूरा रीजन है ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। यहाँ पर भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये इकोलॉजिकली भी बहुत सेंसिटिव एरिया है। इस वजह से ये पूरा जो लैंड मास है, ये पूरा जो भूभाग है, ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं बारिश के दिनों में, मॉनसून सीज़न में। और उस लैंडस्लाइड होने की वजह से भी बहुत सारा गाद जो है वो पानी में, नदी में जाकर के गिरता है, जिससे नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा 1950 में भूकंप आया था यहाँ पर, और तब असम का जो पूर्वी भाग था, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र का जो स्तर है वो 2 मीटर तक बढ़ गया था। तो ये सारे प्राकृतिक कारण हैं असम में बाढ़ आने के पीछे। कि असम में बेसिकली जो गुवाहाटी वाला जो एरिया है वो बिल्कुल कटोरे की शेप का है, तो उसमें चारों ओर से बहुत ही आसानी से पानी आकर के इकट्ठा होता है। और जब भी असम में फ्लड आता है तो सबसे बुरा असर गुवाहाटी में देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि असम में जो मैदानी क्षेत्र है वो चारों ओर से पहाड़ों से ढका हुआ है। इस वजह से नदी जो है, सहायक नदियां हैं और ख़ुद ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत बड़ी मात्रा में कटाव करती है, और वो सारा जो अवसाद है वो नदी के अंदर जाकर के गिरता है, जिससे नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है और वहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, वो ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये येल्लो रिवर के बाद, येल्लो रिवर जो है ये चाइना में बहती है। येल्लो रिवर जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स लाने वाली रिवर है। तो ये येल्लो रिवर जो है ये चाइना में बाढ़ का कारण है। और इस येल्लो रिवर के बाद दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में, विश्व में सबसे भारी मात्रा में सेडिमेंट्स लाने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। तो आगे चलते हैं हम। अब हमने देखे कि क्या क्या प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से असम में बाढ़ आती है हर साल। अब हम देखेंगे मानव जनित, मैन मेड फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो उनमें से एक फैक्टर है, सबसे पहला वो है डैम। जैसा कि आप सब ने अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया कि जो ब्रह्मपुत्र है वो खुद भी बहुत ऊंचाई से आती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी बहुत हाइट से आती हैं। तो इन ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर डैम बनाए गए हैं और बनाए जाएंगे, और उनके साथ जो जलाशय हैं उनकी वजह से भी जो बाढ़ की जो समस्या है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। क्योंकि जब बारिश होती है तो इन सभी जो इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनके ज़्यादातर का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर डैम बनाया हुआ है उन पर और जो बांध बने हुए हैं उनको अगर उनसे पानी को निकाला जाता है, प्रवाह खोल दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो मैदानी भाग है वहाँ पर जल आएगा और उसकी वजह से बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम है, मैन मेड फैक्टर है, वो है एम्बैंकमेंट्स। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बहुत ही गलत तरीके से तटबंध बनाए गए हैं, जिनकी वजह से जो नदी का प्राकृतिक प्रवाह है वो बाधित होता है और उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या देखने को हमें मिलती है। उसके अलावा क्या कारण है, डिफॉरेस्टेशन, वनों की जो कटाई हो रही है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, वनों की कटाई करने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिट्टी का अपरदन होगा, बहुत सॉइल इरोजन होगा, और ये सॉइल इरोजन जब होगा बहुत भारी मात्रा में तो ये सेडिमेंट्स रिवर में जाके गिरेंगे और ये रिवर का वाटर लेवल जो है उसको बढ़ा देंगे। और इस बढ़े हुए जल स्तर की वजह से जब बारिश के दिनों में और पानी नदियों में जाकर के गिरेगा तो बहुत जल्दी बाढ़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर उसके अलावा है पॉपुलेशन। ये जो रिवर्स हैं, ये जो नदियां हैं, इनके फ्लड प्लेन के अंदर जो आवासीय विस्तार हो रहा है, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बनती जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से भी फ्लड का कॉन्सिक्वेंस जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो फिर उसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जो आबादी है, बहुत बड़े लेवल पे जो पॉपुलेशन है उस एरिया में रहने वाली, वो उसकी वजह से अफेक्ट होती है। तो ये भी एक रीज़न है।
अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और आज तक सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो 1982 के अंदर जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड है उसने ये सजेशन दिया था कि डैम्स और रिजर्वर्स बनाए जाने चाहिए। जबकि डैम्स और रिजर्वर्स बनाना स्पेशली ब्रह्मपुत्र बेसिन में, जो कि अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो ये कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डैम और रिजर्वर्स अगर बनाए जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में दूसरे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जैसे कि भूकंप है, लैंडस्लाइड है। रिजर्वर्स जो जलाशय बनाए गए हैं उनके नीचे से जो बेडरॉक है वो खिसक सकती है, तो उसको हम रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ऐसी समस्याएं देखने को वहाँ पर मिल सकती है। फिर इसके अलावा जब ये इस तरीके के सुझाव आए थे तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है और वहाँ जो रह रहे लोग हैं उन्होंने इसका बहुत भारी विरोध किया था, तो ये उस लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर वैसे भी ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। फिर उसके अलावा है एम्बैंकमेंट। सरकार ने 1982 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बहुत सारे तटबंध बनाए ताकि उसके प्रवाह को कंट्रोल किया जा सके, पर जब ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो ये जो एम्बैंकमेंट्स हैं, ये जो तटबंध हैं, ये उसे रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होते हैं और ये एक सीमा तक ही नदी के पानी को बाहर आने से रोक सकते हैं। फिर उसके अलावा और क्या एफर्ट गवर्नमेंट ने किया है, तो गवर्नमेंट ड्रेजिंग के ऊपर काम करती रहती है। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स की वजह से आने की वजह से वाटर लेवल जो है बढ़ जाता है, तो क्या किया जाता है उसके अंदर डिगिंग की जाती है जिससे कि उस नदी को गहरा बनाया जा सके और उसका जल स्तर जल्दी से बढ़े नहीं। तो ये ड्रेजिंग जो है ये भी कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसी नदी जो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा अवसाद लाने वाली, अपने साथ अवसाद बहाने वाली नदी है, तो उस रिवर के अंदर अगर ड्रेजिंग भी की जाएगी तो वो तो फिर हर साल उसमें सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे और वैसे के वैसे ही उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये भी अपने आप में कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है कि एक इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट के ऊपर वर्क किया जाए। अब इस इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट में क्या किया जाएगा, इसमें जितने भी देशों से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उन सबको मिलकर के इसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए। किस तरीके से जब भी बाढ़ आएगी तो उस बाढ़ के से डील करने के लिए क्या मैनेजमेंट होगा, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। उसके अलावा बाढ़ के कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चाइना, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है, तो इन चारों ही कंट्रीज़ को मिल कर के इसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए। फिर इसके अलावा और क्या सॉल्यूशन है, तो उसके अलावा एक और सॉल्यूशन ये है फ्लड प्लानिंग जोन बनाए जाएं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर है तो इसका जो कोर्स है अगर उसको पूरा अच्छे से डिटेल में उसको अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड किया जाए और हर जोन के अंदर बाढ़ की क्या स्थिति रहती है इसको अच्छे से स्टडी किया जाए और उसके बेसिस पे प्लान किया जाए, तो हो सकता है कि बाढ़ के कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो ये था लेक्चर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, किस तरीके से वो असम में बाढ़ लेकर के आती है। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि अब तक सरकार जो है वो क्या कर रही है, क्या क्या प्रयास सरकार ने किए और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।